तो काइंडली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका चैप्टर चल रहा है चेंज इन पीएसआर। क्या चल रहा है? चेंज इन पीएसआर, ध्यान रखिएगा। तो चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है कि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने रेशियो में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी बदलाव करते हैं। तो रेशियो अगर चेंज होता है तो होता क्या है ना कि दो प्रकार का रेशियो मतलब बनता है। एक ओल्ड जो पहले से रहता है और फ्यूचर में आप नए रेशियो में बांटने की कोशिश करते हैं। तो जो रेशियो आप बांटने की कोशिश करते हैं न्यू रेशियो में, तो उससे एक रिजल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि होता क्या है कि ओल्ड जो रेशियो था और न्यू रेशियो सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज आप रेशियो चेंज कर रहे हैं, है ना। और जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आता है तो क्या होता है ना कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट होंगे, कोई भी रिजल्ट होगा, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी की बांटने की बात होगी या प्रॉफिट को बांटने की बात होगी तो न्यू रेशियो में होगा। बट चेंज इन पीएसआर का मतलब ये नहीं कि फर्म को बंद कर दो, सब एसेट्स को बेच दो फिर से शुरू करो, ऐसा नहीं है। फर्म एग्जिस्टिंग ही रहेगा बट पार्टनर का रिलेशनशिप जो वो चेंज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चेंज इन पीएसआर का रिजल्ट होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म का क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डिजोल्यूशन नहीं। डिजोल्यूशन का मतलब फर्म का बंद होना और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फर्म का फिर से निर्माण होना, यानी सब कुछ वही है, खाली उसमें बदलाव कर दो, उसमें एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिजल्ट आता है कि पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप का क्या होता है? और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप एंड फर्म बोथ आर डिफरेंट। फर्म इज व्हाट? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स इज कॉल्ड फर्म। द ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड फर्म and partnership is what? Partnership is the relation among the partners. Both are different. अगर कोई पूछे कि पार्टनरशिप और फर्म सेम है तो आप बोलेंगे नहीं, सेम नहीं है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच का, और फर्म क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स जो है वही फर्म कहलाता है, जो बिजनेस एंटिटी होता है जिसका नाम पे बिजनेस चलता है, ठीक है ना। तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और पार्टनरशिप का क्या होगा? डिजोल्यूशन। अब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कोई लॉ नहीं पढ़ रहे कि लीगल मैटर्स क्या होगा। आपको लॉ की बातें नहीं कि क्या क्या करना है वगैरह वगैरह, आपको अकाउंटिंग पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अकाउंटिंग पढ़िए ना, कुछ भी अकाउंटिंग करते हैं आप, डेबिट और क्रेडिट, ध्यान रखिएगा उसमें डबल एंट्री सिस्टम को दिमाग में हमेशा रखे रहना। अगर तुम डबल एंट्री सिस्टम को दिमाग में रखे रहोगे ना तो गलती का संभावना कम जाएगा। गलती नहीं होगा ये नहीं कह सकते, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो गलती हो ही सकता है, बट गलती कम से कम करें। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एक डबल एंट्री सिस्टम है, उसको ध्यान रखेंगे तो गलती कम होगा। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कोई भी, मान लो कोई भी चेंज होता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 5,000, 50,000, जो भी चीज़ है उसका दो इम्पैक्ट पड़ता है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है? एक डेबिट साइड और एक, ये जो जानते हैं, ये हम लोग 11th पढ़े। लेकिन क्या होता है ना कि जब बड़े होते हैं 11th 12th में जाते हैं तो फिर सब वो भूलने लगते हैं डबल एंट्री सिस्टम को दिमाग में, कि टॉपिक खत्म तो कॉन्सेप्ट खत्म। ऐसा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा ना वो सब कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अप्लाई हो ही जाता है। समझ, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th में पढ़े थे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कॉन्सेप्ट तो यहाँ आ ही जाता है ना। जैसे आपने कल जैसे देखो कि प्रॉफिट को बांटना था, न्यू में बांट दिए ओल्ड में, क्वेश्चन नंबर 19 शायद ऐसा था, याद है ना, जिसको पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर डबल सिस्टम में क्या होता है कि जब हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो अब जो डेबिट और क्रेडिट होगा तो वो उसका दो अकाउंट में होता है। एक अकाउंट में अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में क्या होगा? ये दिमाग बैठाना है। एक ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे एसेट्स मान लो कि 5 लाख का है और उसका हम रीवैल्यूएशन करके 5,90,000 कर देते हैं। 5 लाख के एसेट को हम कितना कर दिए? 5 लाख। तो यहाँ 90,000 से एसेट्स क्या हो गया? तो ये 90,000 जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं डेबिट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? तो एसेट्स बढ़ जाता है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं ना। एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स को क्या करते हैं? तो एसेट्स अगर डेबिट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? अब एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा होता है। क्या होता है बेटा? फायदा होता है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं तो एक रिवर्सल अकाउंट डालते हैं। फिर हम लोग आते हैं शुरू में, जैसे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमने बोला कि बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम लोग रेशियो का बदलाव करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्या रेशियो निकालते हैं बेटा? और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस। अब एक चीज़ दिमाग में बैठाइएगा कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों बराबर होगा। किसी को फ्यूचर में अगर फ़ायदा होगा
तो उतना ही किसी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि फ़ायदा नुकसान बराबर है। अगर आप मुझे 5,000 रुपया देंगे तो आप देने वाले 5,000, तो मैं लेने वाला भी तो 5,000 हूँ ना, तो ये बराबर का इम्पैक्ट देखिएगा। तो रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए थे, हम लोग सीखे थे, है ना, न्यू रेशियो भी निकालना सीखे थे। फिर आगे जब जाते हैं तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर गुडविल पे आप देखते होंगे, गुडविल ध्यान रखिएगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग अलग है। अगर बैलेंस शीट वाला गुडविल है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है? अब बैलेंस शीट में एसेट साइड जो भी आइटम है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है? और लायबिलिटी साइड जो भी आइटम कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स है, सॉरी गुडविल जो है, वो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। वो परचेज गुडविल है। कौन सा गुडविल है? तो राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशियो का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओल्ड रेशियो। अब किसी चीज को राइट ऑफ करना है तो सीधा बात है कि उसका हेड चेंज, साइड चेंज करो। अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो गुडविल डेबिट में होता है, तो उसको अगर राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री का हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर करेंट अकाउंट कहाँ यूज करेंगे? जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। कैपिटल क्या होगा? और सर अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और नेचर नहीं दिया तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मान लिया जाएगा। लेकिन जब गुडविल बैलेंस शीट के बाहर रहता है तो हम समझते हैं कि वो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। क्या किया गया? उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। याद रखिएगा, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एक एसेट कंपल्सरी रीवैल्यू होगा, कोई हो चाहे नहीं हो। जैसे मान लो कोचिंग है, अभी कोचिंग में हम डेली आते हैं ना। कोई मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी तबीयत खराब है या हम आउट ऑफ स्टेशन है तो हम कोचिंग बंद कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम डेली कोचिंग आते हैं। तो कोई आए या ना आए, इस कोचिंग में कौन आएगा? मैं आऊँगा। जैसे आज कुछ बच्चे एब्सेंट है, वो आया नहीं आया, मैं तो आया ना। यानी जब बच्चे यहाँ आते तो इस एक्सपेक्टेशन कैसे कि नीपू सर तो होंगे ही होंगे। दोस्त नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब नहीं हम जाएंगे, कुछ सर होंगे वहाँ पे, है कि नहीं है? तो वही बात होता है कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कोई एसेट्स रीवैल्यू हो या ना हो, किसका रिवैल्यूएशन करेंगे हम? गुडविल का कर। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा है और पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब पार्टनरशिप फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा बात से, पीछे तो बातें हो रही, प्लीज़ सुनिए बेटा, ध्यान सुनिएगा। अभी हम जो भी चीज़ बता रहे हैं सब आपके कॉन्सेप्ट्स में है, क्योंकि क्लैरिटी आता है जब आप सब सुनते हैं। सुनकर आप कभी कभी कॉपी में नोटिंग भी कर लीजिएगा, तो आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब कि आपका कान, आपका आँख और जो आप लिख रहे हैं पॉइंट, वो सब एक्टिव रखिएगा। ये जो टाइम है ना 7 बजे का टाइम, ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है आपके जीवन के लिए, बिकॉज आप फ्रेश माइंड से आते हैं। किस माइंड से आते हैं? होता क्या ना कि रात भर दिन भर हम खेले, पढ़े, कुछ दोस्तों से मिले, कोई झंझट हुआ नहीं हुआ, खुश हुए, बर्थडे मनाए, शादी में गए, ये वो सब कुछ। तो रात शाम तक जब हम लोग जाते हैं ना, दिल्ली के शाम तक या रात तक, तो ध्यान रखिएगा, आप रियलाइज करिएगा कि शाम में हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि दिन भर की घटनाएं मेरे माइंड में चलती है। रात होती है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है ना कि कुछ चीज़ होता है जो रिलीज होता है, जैसे स्ट्रेस रिलीज होता है। माइंड को अगर रिलैक्स करना है तो 6 से 7 घंटा सोना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉपर नींद लेते हैं ना तो उसके बाद जब उठते हैं तो फ्रेश माइंड रहता है। इसलिए दिन में भी आधा घंटा सोकर जब उठिएगा तो पढ़ाई अच्छा होता है। समझ में? तो अभी सुनिए ध्यान से, जैसे आप लोग रात को उठ के जैसे सुबह आते हैं, आपका माइंड पूरा क्या है बेटा? फ्रेश। तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ यही कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जो आप सीख रहे हैं ना, बहुत कुछ आप जो है एज ए टीचर मैं भी और एज ए स्टूडेंट आप भी, क्या हम सबका माइंड फ्रेश है, पूरा वही चीज़ आ रहा है जो हम सीख रहे हैं। तो माइंड में ये सब ध्यान रखिएगा, ये समय जो है बहुत ही आइडियल है आपके लिए। चलिए, तो हम बोलते हैं कि एक एसेट्स का रिवैल्यूएशन कंपल्सरी होता है, वो क्या है आपका? गुडविल का। तो गुडविल का हम लोग काम कर लेते हैं। जब गुडविल का रिवैल्यूएशन होता है तो गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं कि एडजस्ट करते हैं? बताइए। एडजस्ट करता है। क्या करते हैं? डिपेंड नहीं करता है, एडजस्ट करते हैं। जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर उसको क्या करते हैं? एडजस्ट करता है। किस रेशियो में करेंगे एडजस्ट? गेनिंग और ये आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसकी जब आगे चलते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस सब आता है, याद होगा, फिक्टिटियस एसेट्स होता है। तो ये सब कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। कहाँ दिखता है? तो जो फिक्टिटियस एसेट्स है जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देता है, बट वो बैलेंस शीट के एसेट में दिखता है। और जो जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, ये लायबिलिटी साइड दिखता है। हम लोग क्या करते हैं, जब रेशियो चेंज होता है तो सबको राइट ऑफ बांट देते हैं। क्या करते हैं? बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर पार्टनर ये डिसाइड करता है कि यही रिजर्व सब जो है इसको बांटेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे के बैलेंस शीट में दिखाना ही है, तो उस केस में हम लोग नहीं बांटते। लेकिन हाँ, उसका नेट इफेक्ट जो होता है, नेट इफेक्ट का मतलब भविष्य में तो न्यू रेशियो में बटेगा, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा, यानी जो जितना फायदा में जाएगा या जो जितना नुकसान हो जाएगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा। तो ये कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है, जिसमें किसी का कैपिटल बढ़ जाता है और किसी का कैपिटल क्या होता है? घट जाता है। एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। ये ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ाए ना, घर पे एक बार पेज पलट कर उसको रिवाइज कर लिया करिए। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके मन में ताज़ा रहेगा, क्योंकि आपको जब हम अभी पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। घर जाइएगा 2-4-5 दिन बाद, जब आप रिवाइज नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा। ये आपका नेचर है, ये सभी का नेचर होता है। अब आते हैं हम लोग मेन पड़ाव पे, जो आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लंबा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल बनता है, क्योंकि इसी के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी सीखते हैं और बैलेंस शीट बनता है या पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉपर सीखते हैं। तो अब जो टॉपिक है इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान रखिएगा, हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। दोनों में अंतर है। लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन नहीं होता है, लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से चीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं। ऑप्शन रहेगा लाइबिलिटीज, ऑप्शन रहेगा एसेट्स, ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। अब चारों ऑप्शन दे दिया, अब बोलेगा नहीं बोथ ऑफ दीज होता है क्योंकि रीवैल्यूएशन पढ़े थे, तो फिर गलत हो जाइएगा। बोथ नहीं, लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है और एसेट्स का क्या होता है? सर ऐसा क्यों होता है? आप तो याद करवा रहे हैं कि बेटा ये याद करो, लेकिन इसके पीछे कोई कारण होगा ना। यस, कारण होता है। हमारे कंट्रोल में क्या होता है? एसेट्स होता है कि लायबिलिटीज होता है? जो आपका है वही ना आपके कंट्रोल में है। हमने अगर आपसे 10,000 रुपया लिया कर्ज, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो हम चाहे तो 9,000 देंगे तो बात काम हो जाएगा कि 10,000 नहीं देना पड़ेगा? 10,000 आप चाहेंगे तो काम बन सकता है कि आप बोलिए चलो ठीक है छोड़ देते हैं। तो लायबिलिटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो मेरी लायबिलिटीज है उसको पे करना है, उसमें हम रीअसेसमेंट कर सकते हैं। एसेस मतलब खुद से आकलन करना, हम क्रेडिटर से बात कर लेंगे भैया कुछ माफ़ कर दो, बेव कर दो, वहाँ रीअसेसमेंट होता है। लेकिन जब आपका एसेट्स है तो किसी वैल्यूअर को बुलाते हैं हम, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, और सपोज करें कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं लेकिन आपका प्रॉपर्टी है, तो उसका आप क्या करिएगा? समय समय पे री मतलब होता है अगेन, री मतलब क्या होता है? आप उसका वैल्यूएशन करिएगा। मान लो कि लैंड खरीदे हुए बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे दिख रहा है और 5 साल से वही लैंड दिख रहा है। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, पता होगा आप लोग। लैंड पे क्या लगता है? एप्रिसिएशन। लेकिन कितना से एप्रिसिएशन लगता है वो तो एस्टिमेशन होता है ना, कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। आपने एस्टिमेट किया है, कोई आपका डेप्रिसिएशन एक्चुअल खर्चा नहीं होता है ना। अब सपोज करिए कि आपने लैंड खरीदा 5 साल पहले, वही वैल्यू आज भी दिखा रहे हैं। अब फर्म का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म का क्या होता है? तो मुझे बताइए, जो बैलेंस शीट में लैंड दिख रहा है क्या उसका मार्केट में वैल्यू वही होगा? एकदम नहीं होगा। आप उसका क्या करेंगे? फिर से वैल्यूएशन करवा लो। भाई एगो वैल्यूअर को बुलाओ। वैल्यूअर समझते हैं ना, जो एक्सपर्ट होता है, जो प्रोफेशनल होता है, भैया वो आएगा, मार्केट देखेगा, उसका सर्किल हर चीज़ को देखकर वो कहेगा भैया आज इसका वैल्यू इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या ना कि हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? अब सवाल है कि जब एसेट्स का हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो या तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा या एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, दिमाग लगाना, लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स आपके लॉजिक और प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलता है। जो मार्केट जो दुनिया में होता है वही सब चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं कि टेक्निकल चीज़ आप बना रहे। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ,
सपोज करिए कि एक लैंड है, एक क्या है बेटा, ये बैलेंस शीट में दिख रहा है 10 लाख रुपए का। कितने का दिख रहा है? 10 लाख का। जो लैंड बैलेंस शीट में दिखता है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? बुक मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बैलेंस शीट में दिख रहा है बुक वैल्यू लैंड का कितना है? 10 लाख। और आप इसका क्या करते हैं, फिर से वैल्यूएशन करवाते हैं और लिखता है ये लैंड का वैल्यू इंक्रीज्ड बाई मतलब से, उतना से, बाई ₹2 लाख। लैंड का वैल्यू कितना से बढ़ रहा है? मतलब लैंड का टोटल वैल्यू कितना हो गया? अब मुझे बताना ध्यान से, ये जो 2 लाख रुपया लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, तो अगर हम अगला बैलेंस शीट बनाएंगे तो 12 दिखा देंगे। लैंड 12 लाख अभी बेचेंगे तो 12 लाख मिल जाएगा, बोलो है ना। तो 2 लाख रुपया जो लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, ये लैंड एसेट से हमारे लिए क्या है? तो ये मुझे बताओ कि ये जो 2 लाख रुपया तुम्हारे पास जो बढ़ गया है, ये तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अब दिमाग में बिठा लो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्योंकि एसेट्स मेरा है और उसके वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होती तो हमारे लिए फायदा ही है। मान लो ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाए तो हमको ज़्यादा पैसा भविष्य मिलेगा ना, तो हमारे लिए फायदा है ना। सिंपल है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, आपको समझना है। जैसे आप शांति से भी समझ रहे तो वही सब चीज़ें है, खाली आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बना? लिख लिख कर, प्रैक्टिस कर करके, ये आपका काम है ना। तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाता है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से क्या होता है बेटा? तो वो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? फायदा क्रिएट करता है। अब फायदा क्रिएट करता है तो प्रॉफिट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, बोलो है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। अब मुझे बताओ, एसेट्स अगर बढ़ गया तो एसेट्स को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सॉरी, एसेट्स बढ़ गया तो एसेट्स अकाउंट बनेगा ना, लैंड अकाउंट होगा ना। हमने बोला कि 2 लाख रुपया अगर होता है तो 2 लाख कहीं डेबिट तो कहीं क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम कहता है। तो एसेट्स बढ़ गया, 2 लाख से लैंड बढ़ गया, तो लैंड अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट होगा? लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लैंड अकाउंट क्या होगा? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना बेटा। अब सवाल ये है कि हम रीवैल्यूएशन करते ना, क्या करते हैं? तो रीवैल्यूएशन करते तो हमको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्रेडिट कौन होगा? रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा? जब फायदा होगा। सुनो ध्यान से, जब फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन क्या होगा बेटा? लेकिन जब नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जैसे सुनो, फिर से सुनो, मान लो कि सर मशीनरी है, मशीन, पहले फायदा वाला आइटम करा देते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब सपोज करो कि एक क्रेडिटर है, क्या है बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? एसेट्स की लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है ना, किसी को पैसा हम चुकाएंगे। अब सपोज करो कि क्रेडिटर जो है बैलेंस शीट में 50,000 रुपया दिख रहा है। कितना दिख रहा है? और हम इसका ये क्या करता है, इसका रीअसेसमेंट करके कि भैया हमने क्रेडिटर से बात किया तो बोला कि भविष्य में तुम ऐसा करो तो मुझे 48,000 दे देना। इसका अब वैल्यू कितना हो गया? क्रेडिटर्स घट गया कि बढ़ गया? डिक्रीज हो गया ना, मतलब घट गया। क्या घट गया? लायबिलिटी घट गया ना। अब मुझे बताओ, जहां तुम भविष्य में 50,000 पेड करते, अब कितना पेड करना होगा? 2,000 से घट गया है ना लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ, ये फायदा है कि नुकसान है? ये भी फायदा है। तो इंक्रीज, अब देखो लाइन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड decrease in the value of liabilities both creates profit to the firm। अब सर एसेट्स इंक्रीज किया तो एसेट्स को डेबिट किए, बोलो हाँ है ना। और एसेट्स क्या उल्टा में लायबिलिटी चलता है? लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, बोलो हाँ है ना। तो यहां दोनों केस में जैसे एसेट्स इंक्रीज किया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज किया तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। और दोनों हमारे लिए फायदा है ना। तो क्रेडिट कौन हो रहा है यहां पे?
रीवैल्यूएशन। क्या क्रिएट होगा? रीवैल्यूएशन। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी का उल्टा, उल्टा इन द सेंस सर मशीन की बात करते हैं। मशीन सर 5 लाख का बैलेंस शीट में है, अब इसका रीवैल्यूएशन करके ये हो गया 4.5 लाख। अब बताइए तुम्हारा मशीन पहले कितना बैलेंस शीट में दिखता था? तुमने इसका जब रीवैल्यूएशन किया तो मशीन का वैल्यू घट गया। कितना हो गया? 4.5 लाख। तो 50,000 रुपया वैल्यू घट गया ना। मुझे बताओ ये 50,000 जो वैल्यू एसेट्स का गिर गया, तो भविष्य में तो तुमको 4.5 मिलेगा, यही ना अपना एस्टिमेशन किए। तो ये 50,000 का आपके लिए फायदा कि नुकसान है? ये नुकसान है। तो नुकसान है तो एसेट्स घटता है तो एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, बोलो ना हाँ है ना। और ये नुकसान है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस डेबिट होता है ना। लॉस क्या होता है? तो यहां एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसी प्रकार मान लो कि एक लायबिलिटी 10,000 का था, सैलरी आउटस्टैंडिंग मान लो कितना का था। अब हमने बाद में देखा कि अरे भाई इसको तो रिवाइज करना पड़ेगा, 10,000 नहीं है, जैसे कंपनी में गलती होता है 40, यहां नहीं लिखते, 10,000 का पहले लायबिलिटी था, अब इसको हम कहते हैं कि भाई अब तो बढ़ गया, 40,000 हो गया। कितना हो गया? यानी जहां तुमने सोचा था कि हम 10,000 पेड करेंगे, वहां तुमको कितना पेड करने की बात आ गई? तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ गया कि घट गया? फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और नुकसान तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अल्टीमेटली जब लास्ट में चलेंगे कि कितना फायदा और कितना, तो उसका नेट ऑफ निकाल लेंगे ना कि फायदा कितना नुकसान कितना। तो अगर हमने रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उससे हमको फायदा पता चला कि फायदा ज्यादा है, फायदा है, तो ये फायदा किसको मिलेगा? पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसका अब पार्टनर से जो बांटेंगे किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। जहां एंट्री पार्टनर्स को पैसा अगर प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? और डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन, है ना। और उसी के अनुसार अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। अब समझिए यहां पर यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए। अब थ्योरी थोड़ा सा लाइन जो लिखा हुआ है इसको पढ़ देते हैं, समझा देते हैं क्या है। ऐसे हम सब समझा दिए हैं। When the firm is reconstituted, फर्म क्या होता है? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो ड्यू टू चेंज इन PSR, the partners may decide to revalue the assets and reassess the liabilities. For the purpose of revaluation of assets and reassessment of liabilities, revaluation account, जिसका दूसरा नाम क्या है? PL एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसका हमने कॉन्सेप्ट यहां पर लिख दिया है, देखिए आप यहां पर क्या है, ये दिख रहा होगा ना। चलो क्या क्या लाइन है, आप देखो सब लाइन समझ में आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। पहला लाइन क्लियर हो गया। ये रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन पर क्या लिखता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज क्या? गेन है ना। एंड टू द फर्म एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये कहाँ क्रेडिट में होगा? किस साइड, किसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा? दूसरे अकाउंट में डेबिट जाएगा। एसेट्स में डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये सब हाईलाइट कर लीजिएगा। सेकेंड लाइन इसका उल्टा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स घट गया तो, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये क्या है फर्म के लिए बेटा? लॉस है। तो प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड गया, तो लॉस है तो किस साइड जाएगा? डेबिटेड टू किसके डेबिट साइड? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है, अच्छा बताओ कोई एसेट्स आपका बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, जैसे मान लो यहां पर कितना बेंच है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 है ना। पहले ये यहाँ 14 बेंच हुआ करते थे। 2 बेंच एक्स्ट्रा आपको पीछे लगा होगा, ध्यान नोटिस किए होइएगा, नहीं किए होगा तो हम बता देते। 2 सपोज करो कि मेरे बैलेंस शीट में 14 बेंच का ही वैल्यू दिख रहा है।
कितने बेंच का वैल्यू दिख रहा है? अब 2 बेंच अभी यहां पर है, फिजिकली दिख रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में, तो वो कहलाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड, अब पता चल गया अरे 16 बेंच है, बैलेंस शीट में 14 ही दिख रहा है, अरे भाई साहब 2 बेंच का वैल्यूएशन कराओ, 2,000 4,000 रुपया इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे बताइए कि जो 4,000 का फर्नीचर हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये फायदा हो जाएगा। तो ये बात लिखा होगी, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इट विल क्रिएट प्रॉफिट टू द फर्म। और प्रॉफिट है तो रिवर्स में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। उसी प्रकार किसी लाइब्रेरी को पेमेंट करना था, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चला अरे भाई इसको भी पैसा देना, हमको तो पता ही नहीं था, इसको भी पैसा देना है, पता ही नहीं था। अब टेंशन हो गया, हमारा नुकसान है कि फायदा? यहाँ पे नुकसान है। तो लिखता है कि व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरीज आर रिकॉर्डेड इट विल क्रिएट लॉस द फर्म। और लॉस ऑफ द रिवर्स में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कैसे आएगा? यहां देखो, ये हमने लिख दिया है, टोटल ऑफ क्रेडिट रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल लगा लो, बोलो हाँ या ना। और डेबिट साइड का माइनस कर दो। तो क्रेडिट अगर ज्यादा है, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है तो फायदा है, बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड, जैसे पीएल अप्रूव बनाते थे ना बेटा, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है नॉमिनल अकाउंट का तो ये हमारे लिए क्या है? एक दो को बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे लिए क्या है? फायदा है। और नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या है? नुकसान है। तो यहां बोला हमने प्रॉफिट में डाउन एरो करके लिखा क्या? क्रेडिट रिवैल्यूएशन माइनस, ये क्या है आपका? माइनस है डेबिट रिवैल्यूएशन, तो क्या होगा आपके लिए? प्रॉफिट। और वही लॉस का उल्टा हो गया, इसको क्या करेंगे? विल बी अमॉन्ग द, किस रेशियो में? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं। अब एंट्री तो तुम लोग फटाक से बता दोगे कि सर एंट्री तो एकदम समझ में आ गया। जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो एसेट्स डेबिट होगा, बोलो हाँ है ना। और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो लायबिलिटी भी क्या होगा? डेबिट। यहाँ थोड़ा सा ये डिक्रीज कर लेगा, हम इंक्रीज करके फिर डिक्रीज, या फिर डिक्रीज करके, वो थोड़ा सा हो गया था, ध्यान नहीं था। ये ठीक कर दीजिएगा अगर आपने ठीक नहीं किया होगा तो। मुझे बताइए, एसेट्स का इंक्रीज होना और लायबिलिटीज का डिक्रीज होना फायदा है ना बेटा? तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ नाम लिखेंगे, मतलब कि मान लो मशीन बढ़ गया तो मशीन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेगा। फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट नहीं। समझ माने ना? चलिए, अब यहां पर बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट जस्ट इसका उल्टा है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। जब एसेट्स डिक्रीज कर जाए या लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए तो ये हमारे लिए क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा, बोलो है ना। थर्ड, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है? तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, बोलो है ना। एसेट्स बढ़ जाएगा तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और वही अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते तो ये हमारे लिए क्या है? अच्छा कोई बात नहीं। चलो, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करें तो हमारे लिए क्या है? लॉस है ना बेटा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या है हमारे लिए? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज हो जाएगा। चले आगे। अब यहां पर ई और एफ, प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर। लॉस होगा तो कैपिटल कब होगा? जब कैपिटल क्या होगा? करेंट कब होगा? अब ये फॉर्मेट है, ये तो आप लोग समझते होंगे। यहां पर मार्किंग कर लीजिएगा, ये जो क्रेडिट साइड है ये प्रॉफिट वाला आइटम जाएगा और डेबिट साइड कौन वाला आइटम जाएगा? लॉस वाला। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर लिख लेना बैलेंसिंग फिगर। और ये भी आपका क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आएगा जानते हैं ना?
टोटल में से ये क्रेडिट्स में से ये माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, बाय सन्ड्री एसेट्स, क्रेडिट साइड कब होगा, जब एसेट्स क्या होगा, ये एरो सब दिए है ना बेटा, बाय सन्ड्री, डाउन एरो घट गया तो फायदा, एसेट्स अगर रिकॉर्डेड नहीं है अब रिकॉर्ड कर दिए फायदा, और प्रोविजन पर बैड डेट्स अगर घट जाता है, जैसे मान लो कि हमको लगता था पहले 4,000 रुपया डूबेगा, हमने सोचा पहले कि 4,000 डूबेगा, अब लगता है कि 2,000 डूबेगा, तो हमारा फायदा है कि नुकसान है। तो डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज हो जाए तो ये फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का उल्टा यहाँ देखिए, अगर एसेट्स घट जाए तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड, किसके डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन के दूसरा अकाउंट के क्रेडिट साइड। डबल एंट्री सिस्टम ये ना कहता है। फिर डाउटफुल डेट लगता है बढ़ जाएगा, पहले लगता था 4,000 डूबेगा, अब लगता है 6,000 डूब जाएगा, है कि नहीं है, तो 2,000 का और नुकसान है ना, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बैलेंसिंग करके प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए, नोट कर लिए, हाईलाइट कर लिए, ये सब पॉइंट मार्किंग कर लिए, अब सवाल धराधर बनेगा। चलिए किताब दीजिएगा, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन देखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 निकल, सॉरी इलस्ट्रेशन 22 निकल गया सबका बुक में। सवाल पढ़ रहे हैं हम। अनिल, मानवी एंड पायल पार्टनर से जिसका PSR 5:3:2 है, ये कौन सा रेशियो है, मार्किंग करते जाना। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2026 वाज एज फॉलोज। देखो ध्यान से, पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पहले देखो, स्टडी करो बैलेंस शीट को। यहां तीनों का कैपिटल दिख रहा है, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेक करेंगे कोई क्लेम है, अगर है तो उसको क्लेम को एडजस्ट करना पड़ता है। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, ये दोनों हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारा क्या है, करेंट एसेट्स है। यहां बैलेंस शीट में कहीं गुडविल नहीं दिख रहा है। अब समझो ध्यान से, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ये कौन सा रेशियो है बेटा, न्यू रेशियो है, मार्किंग करते जाना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहां देखो 1 से लेकर 7 पॉइंट तक एडजस्टमेंट, यानी बैलेंस शीट के बाहर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लक्ष्य तुम ये मार्किंग कर रहा है बेटा, ये सब मार्किंग कर रहा है, हाँ करो, पेंसिल से करो। तो आप अभी तक का जो क्लास किए हैं उसमें सबसे जो टेक्निकल क्वेश्चन अभी तक का है वो यही है। इस सवाल को आप सीधा नहीं बना सकते हैं, इसको पहले सवाल को स्टडी करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पिछले कॉन्सेप्ट सबको भी अप्लाई करना है, यहाँ देखना है कि क्या कह रहा है, तो स्टडी करना समझिए। तो मार्किंग हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहीं WCR बांटने के लिए बोलेगा नहीं, सवाल आएगा क्या करोगे, इसलिए हमको पहले कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है, देखना है क्या कह रहा है। बैलेंस शीट समझ गए आप लोग, बोलो हाँ ना। तो बैलेंस शीट स्टडी करने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ 7 पॉइंट को स्टडी करेंगे। अब देखो ध्यान से, 7 पॉइंट रीवैल्यूएशन में जाएगा ऐसा नहीं है।
पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया कि घट गया? बढ़। कितना का लैंड एंड बिल्डिंग था? तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया से बढ़ गया? 26,000 से। हाँ, खत्म हो जाएगा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% हम इसको समझा देंगे, उसका बनाइएगा। 26,000 से बढ़ गया, बोलो है ना? चलो शशांक, आप थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाइए, खड़े हो जाइए। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री क्या होगा? अभी समझाएं, फायदा है कि नुकसान है, पहले बताइए। बताइए क्या एंट्री होगा? कोई बता सकता है इसका एंट्री? हाँ बोलिए अंकित। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है ना, तो इसका एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। पहला का एंट्री समझ गए? बोलो हाँ है ना? आप देखो ध्यान से, मशीन रिड्यूस बाय, मशीन घट रहा है, फायदा कि नुकसान है? यहाँ पे 15%। मशीन कितना का है? 3,50,000। इसका 15% कितना आएगा? निकालो, खुद से निकालो, निकाल कर चेक करो ना। 3,50,000 का 15% निकालो, निकालो, सब लोग निकालो, बैठो मत, निकालो, खुद से निकालो। बैठा हुआ है, देख रहा है कौन निकाल रहा है कौन नहीं निकाल रहा है। कैसे सीखेगा तुम लोग? फिर से कैलकुलेट करिए, कितना आया? आप फैन ऑफ कर दीजिए, तो लाइन कट गया। फैन ऑफ करिए जल्दी। अरे फैन, हाँ फैन ऑफ। 52,000। अब मुझे बताओ इसका एंट्री क्या होगा? लॉस है, क्या एंट्री होगा? टू मशीन हो जाएगा। ये दो एंट्री कर लोगे? बोलो हाँ ना? क्लियर है ना बेटा? चलिए देखो कितना, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, इस पे एंट्री आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो समझना है और बनाना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही सब पूछेगा। अच्छा, ये दोनों का एंट्री तुम लोग कर लोगे, GR और WCR का? अब देखो, स्टॉक बी इंक्रीज टू मतलब यहां पर तक, स्टॉक जो है इंक्रीज हो गया है 1 लाख तक। स्टॉक पहले कितना था? तो स्टॉक कितना से बढ़ गया? 10,000 से। 1 लाख से नहीं बढ़ा देना है। अब फायदा कि नुकसान है? क्या एंट्री होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो चौथा, ये तीनों रिव्यू समझा रहा है ना? चौथा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड बाय 5% ऑन डेटर। पहले से प्रोविजन था नहीं ना था, तो ये प्रोविजन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। नुकसान है कि फायदा है? फायदा कैसे है? नुकसान है। वेरी गुड। डेटर कितना था? 1 लाख, और 5% से बढ़ गया तो कितना से बढ़ गया? इसका एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर कितना से बेटा? कर लोगे चारों एंट्री? चलो अब देखो पांचवा, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम। नॉट टू क्लेम मतलब अब वो क्लेम नहीं करेगा टू ऑफ द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। ये फायदा कि नुकसान है? वेरी गुड। क्रेडिटर घट रहा है ना, तो ये फायदा है, तो इसका एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट टू कितना से बेटा? चलो अब छठा देखो, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है? और तुम्हारा WCR कितना है? अब बताओ, 30,000 है, तो 30,000 से 10,000 क्लेम एडजस्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा क्लेम रिजर्व? 20,000। वो 20,000 क्या करेंगे? पार्टनर्स बांट देंगे। क्या एंट्री हो जाएगा इसका? नहीं होगा। इसका एंट्री हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट कितना से होगा?
टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना से? 2 अनिल हो जाएगा, 2 मानवी हो जाएगा, 2 पायल हो जाएगा। और ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। तो कितना कितना आएगा बताओ? 20,000 को बांटेंगे तो वेरी गुड, वाह 10,000। रे तू आंसर देखा है क्या? 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड से बांट देंगे। और जीआर का एंट्री कर लोगे? जीआर का एंट्री क्या होगा? जीआर डेबिट हो जाएगा, बोलना हाँ है ना? टू अनिल, मानवी और इसको बांट लेना। चलो अब 7वां देखो, एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। यही हमने बोला ना कि लैंड एंड बिल्डिंग का जब वैल्यूएशन करवाते हैं किसी वैल्यूअर को बुलाइएगा तो उसको आप बुलाइएगा तो फ्री में बुलाइएगा, वो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, नहीं ना, वो तो प्रोफेशनल है, कहेगा भैया 2,000 रुपया देंगे। ये फायदा कि नुकसान है? ये नुकसान है, खर्चा है ना। तो इसका एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पेड कर दिए ना, पैसा गया ना बेटा, तो टू कैश अकाउंट कर देना। कितना से? इतना एंट्री हो जाएगा, बोला हाँ है ना। अब इसी एंट्री के बेसिस हम फायदा नुकसान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जहां जहां रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है वो चेक करो पहले। यहां रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 26,000 रुपया, हाथ पर लेके चलो, 26,000 यहां क्रेडिट हुआ। दूसरा क्रेडिट कहां हुआ? रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट हुआ है ना, यहां पे 5,000 रुपया, बोलो हाँ है ना। 26 और 5 कितना हो गया? 31,000। और कहीं नहीं ना है, बोलो हाँ है ना। खत्म हो गया क्या? ये 5 स्टॉक में, हाँ स्टॉक में कितना है? 10,000 ना, तो प्लस 10,000 41 हो गया, बोलो हाँ है ना। डेबिट साइड, डेबिट कितना रिवैल्यूएशन हुआ है चेक करो, 52,500 ये है, बोलो हाँ है ना। प्लस 5,000 ये हो गया, 52 और 5 कितना हो गया? 57,500। और कुछ नहीं है। और यहाँ 2,000, 57 2 59,500 और 41,000 आपका फायदा था।